Assalamualaikum dear students, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully. और आज मैं बात करूँगी इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के एमसीक्यूज़ के हवाले से। जैसे आपको याद होगा लास्ट 2 वीडियोस हमने पूरी थ्योरी समझी थी कि शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल कितनी काइंड्स के होते हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताई समझाई। और आज मैं एमसीक्यूज़ की तरफ आ गई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ इंक्लूड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ कराची बोर्ड। और आपने 40 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं अकाउंटिंग में, जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको इस यूनिट से भी नज़र आएंगे। और मैं आज आपको उन्हीं एमसीक्यूज़ का ओवरव्यू दूंगी और समझाऊंगी कि किस तरह से आपको एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की। जैसे हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में सारी थ्योरी समझी थी इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के हवाले से, जिसमें हमने समझा था शेयर्स किसे कहते हैं और डिबेंचर्स हम किसे कहते हैं, डिस्काउंट का और प्रीमियम का क्या मतलब होता है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस किसे कहते हैं और सब्सक्रिप्शन कितनी तरीक़ों से हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन हम किसको कहते हैं। ये तमाम बातें मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाई थी। आज मैं बात करूँगी 5 टर्म्स की जो आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, जो आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी यहाँ पे ओनर्स इक्विटी को मैं नाम दे रही हूँ शेयर होल्डर्स इक्विटी का, क्योंकि आपको पता है हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जब कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी की जो ओनर्स इक्विटी है उसे हम शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सेम बात है। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम भी इक्विटी का हिस्सा है, शेयर कैपिटल का हिस्सा है, और ये भी शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर शामिल है। जब आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू करते हैं तो वो आपके कैपिटल में ऐड होती है चीज़ और आपके और ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देती है, यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट है ये भी। रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स और स्टॉक डिविडेंड, यानी जब कंपनी स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये भी आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है, क्योंकि जब स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो मज़ीद शेयर्स इशू किए जाते हैं, और जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ होता है। ठीक है जी। और आपका रिटेन अर्निंग्स इनकम से रिटेन की जाती है, वो आपको मैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिटेन अर्निंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक मौजूद है आपकी बुक में, उसमें समझाऊंगी। उसे मैं कई मरतबा इस चैप्टर के साथ ही समझा देती हूँ, लेकिन वो अलग से मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि रिटेन अर्निंग और आपके पास रिजर्व, ये दोनों भी आपके कैपिटल का यानी आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है। ये पांचों चीज़ें आपको अगर कहीं भी नज़र आती है तो ये पांचों कहाँ पे लिखनी है आपने, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स इक्विटी के पोर्शन में आएंगी। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट के 2 पोर्शन होते हैं, एक साइड पे आप एसेट्स को शो करते हैं, दूसरे साइड्स पे आप इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है, सबसे पहले आपके पास लायबिलिटीज़ आती है, नीचे आपके पास इक्विटीज़ का पोर्शन होता है जिसमें आपका कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, आपकी इनकम, नेट इनकम ऐड होती है, नेट लॉस डिडक्ट होता है। ठीक है जी। और आपके जो भी रिजर्व्स हैं और जो भी चीज़ें आपकी प्रीमियम पे आपने शेयर्स इशू किए हैं वो तमाम चीज़ें आपके शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की या एसेट्स की। लायबिलिटीज़ में आपको अगर याद हो तो मैंने डिबेंचर्स आपको बताए थे कि डिबेंचर्स जो हमारे हैं वो हम लोन लेते हैं जनरल पब्लिक से, और जब लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है जो हमें लोन वापस भी करना है। ठीक है, वो डिबेंचर्स उनसे वापस, डिबेंचर्स एक तरह से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपने लोन के अगेंस्ट लोगों को इशू किए हुए होते हैं, वो रिसीप्ट्स होती हैं जो लोग अपने पास रखते हैं कि आप डिबेंचर्स खरीद चुके हैं, और अब ये जब कंपनी आपसे रिडीम करेगी यानी वापस खरीदेगी तो किस प्राइस पे लेगी, क्या आपको प्रॉफिट होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डिबेंचर्स जो है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी 1 साल के अंदर नहीं, लंबे अरसे के बाद कंपनी वो लोन वापस करके डिबेंचर्स अपने रिडीम कर लेती है, यानी रिडेम्पशन कर लेती है। रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम पे भी किया जाता है और डिस्काउंट पे भी किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की गुडविल या परफॉर्मेंस कैसी है।
अच्छा, रिडेम्पशन जब किया जाता है तो पहले जो अगर 100 रुपये में पार वैल्यू डिबेंचर्स की होती है 100 रुपीज़। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि डिबेंचर्स आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और वो लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स पेबल को शो करना है आपने। सेकंड बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस हैं भाई और इनको कहाँ पे शो करना है। अब आप मुझे कहेंगे मिस ये तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो इनकम का हिस्सा, इनकम स्टेटमेंट में आता है, तो ये तो इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में आप क्यों बता रही हैं। तो द थिंग इज़ कि एक्सपेंस तो वर्ड से आपको पता चल रहा है, लेकिन ये वो एक्सपेंसेस हैं जो प्रोमोटर्स कंपनी को बनाते हैं। तो स्टार्ट में कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस वो अपनी जेब से करते हैं, यानी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के चार्जेस या फीस पे की जाती है, शेयर्स को प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारे और अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये वो एक्सपेंसेस हैं जब कंपनी बन जाती है तो प्रोमोटर्स को कंपनी ये पैसे पे बैक कर देती है, रिटर्न कर देती है। और ये जो एक्सपेंसेस हैं इनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। तो जो एक्सपेंस और एसेट का डिफरेंस ये होता है कि एक्सपेंस वो होता है जिससे आप बेनिफिट हासिल कर चुके होते हैं, यानी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पूरे मंथ में यूज़ की, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, यानी वो मैं चीज़ यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरा ये यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये मेरा एक्सपेंस है। और जिन चीज़ों से मैं फ्यूचर में बेनिफिट हासिल करूँगी, यानी मैंने अगर बिल्डिंग परचेज़ की जो मैं फ्यूचर में यूज़ करती रहूँगी और उसको रेंट पे देके उससे फ़ायदा उठाती रहूँगी, तो वो बिल्डिंग मेरा एसेट है। एसेट वो चीज़ है जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट हासिल करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने एसेट में रिकॉर्ड करना है, और अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट लिखेंगे, एसेट के ऑप्शन पे आप मार्क करेंगे। अब हम वन बाय वन एक एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज़ एन। 4 ऑप्शन से लाइबिलिटी है भाई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या लाइबिलिटी होता है? नो, लाइबिलिटी तो आपको अदा करनी होती है, जबकि ये तो हमने वो अखराजात के पैसे अदा कर दिए हैं जो हमने कंपनी बनाने में नेसेसरी थे। एक्सपेंस है? नहीं भाई, एक्सपेंस तो नहीं है, क्योंकि इससे तो हम फ्यूचर में बेनिफिट हासिल करेंगे। तो यहाँ पे सही और राइट ऑप्शन है एसेट्स। नन ऑफ दीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड आपका एमसीक्यूज़ है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब रजिस्टर्ड की जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसका एक कैपिटल रजिस्टर्ड होता है, जिसे आप 3 नामों से पुकार सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल का नाम नज़र आ रहा है, जो आपका राइट ऑप्शन है। कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज़ ए, ऑथराइज्ड कैपिटल। राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर आपके पास ऑथराइज्ड की जगह नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड का वर्ड होता तो फिर आप उससे राइट ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नाम से आ सकता है आपके पास, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। राइट ऑप्शन इज़ ए इन दिस एमसीक्यूज़, तो आपको ए पे टिक लगाना है। अब जो एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पे है वो है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज़ एन रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। तो प्रॉफिट तो किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं, यानी पार वैल्यू से नीचे वैल्यू पे इशू करते हैं, यानी पार वैल्यू 10 रुपये और आप अपने शेयर्स 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये पे शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको लॉस होता है। और क्योंकि शेयर्स आपके कैपिटल का हिस्सा हैं तो आपका ये लॉस है, कैपिटल लॉस, ठीक है। राइट ऑप्शन इज़ डी, डी है यहाँ पे राइट ऑप्शन। कैपिटल लॉस पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। डिस्काउंट की जगह आपके पास प्रीमियम भी पूछा जा सकता है। प्रीमियम का मतलब होता है जब आप शेयर्स आप पार वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे शेयर इशू करते हैं, यानी आपको प्रॉफिट हो जाता है, और उस सूरत में आप रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं कैपिटल प्रॉफिट को टिक करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा है आपको। शेयर्स आपके कैपिटल का हिस्सा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है, रेवेन्यू नहीं है शेयर्स। रेवेन्यू आपकी
सेल्स से जो आपको मिलता है ना इनकम, उसे कहा जाता है। रेवेन्यू बेसिकली आपकी सेल्स को कहा जाता है। तो ये सेल्स से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, शेयर्स को इशू करने पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस का केस था, तो आपने डी ऑप्शन पे टिक लगा देना। अब आपके पास जो MCQs है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑर्डिनरी शेयर्स को और क्या कहा जाता है, उसका और कौन सा ऐसा नाम है जिससे उन्हें पुकारा जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स को? तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स, नो, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कहा जाता। राइट शेयर्स बी ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स सी ऑप्शन है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स को आप जो एक और नाम से पुकार सकते हैं वो है इक्विटी शेयर्स। बोनस शेयर्स भी आप नहीं कह सकते, ठीक है। राइट ऑप्शन इज सी। अब जो MCQs है, द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन रिफंडेबल, ट्रांसफरेबल, अलाउेबल। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, जो आराम से ट्रांसफरेबल होते हैं। एक बंदा सेल कर सकता है दूसरे को और वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? सी है यहाँ पे राइट ऑप्शन। नॉन ट्रांसफरेबल नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। नॉन रिफंडेबल नहीं, आपके पास राइट ऑप्शन सी है, ट्रांसफरेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मैंने आपको बताया था, लिखवाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 5 क्लॉज, इसमें कैपिटल क्लॉज भी है जिसमें आपका कैपिटल लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी आप मैक्सिमम लिमिट आपको जो शेयर्स इशू आप कर सकते हैं और अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं वो ये है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं डिबेंचर्स और द सर्टिफिकेट्स ऑफ। डिबेंचर्स जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किस चीज़ के हैं? ओनरशिप के। क्या डिबेंचर होल्डर्स आपके ओनर्स हैं कंपनी के? नो, डिबेंचर्स होल्डर्स आपके ओनर्स नहीं हैं, और उन्होंने आपको लोन दिया हुआ है वो आपके कहीं से भी ओनर नहीं बने कंपनी के अंदर। मेडिकल फॉर कंपनी एम्प्लॉयज़, क्या मेडिकल का कंपनी के एम्प्लॉयज़ के मेडिकल के सर्टिफिकेट्स होते हैं? नो, ये भी गलत ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, यानी जिन लोगों ने आपको लोन दिया है उसकी रसीद है ये। डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कौन से हैं? उन लोगों को आपने एक सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं जिनसे आपने लोन लिया है। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ रिसिप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। यानी डिबेंचर होल्डर्स आपको लोन देने वाले लोग हैं और उनको आपने ये सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं एज अ गारंटी, ठीक है, कि उसके ऊपर आपको लोन इशू किया गया है। उन सर्टिफिकेट्स को इशू करके आपने उनसे लोन लिया है। अब आपके पास जो MCQs है वो दिस इज शोन इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। ये चीज़ इक्विटी सेक्शन में आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी के सेक्शन में बैलेंस शीट में अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आर योर लाइबिलिटी, क्योंकि ये वो डिविडेंड्स है जो आपने अभी अदा करने हैं और दैट इज़ योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा नहीं होती। कैश डिविडेंड पेएबल, पेएबल के मीनिंग भी लाइबिलिटी के होते हैं, ठीक है। पेएबल्स हैं आपके, दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज शेयर प्रीमियम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 5 चीज़ों में एक शेयर प्रीमियम भी था, और शेयर प्रीमियम आपके शेयर होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है। इट मीन्स कि राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज शेयर प्रीमियम। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड दैट इज द एसेट नॉट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट MCQs इज द टर्म डिबेंचर्स मीन्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एसेट्स और फिर कैपिटल। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए, लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म लोन्स पेबल्स होते हैं, ठीक है, और आपको इसे लंबे अर्से के बाद 5 साल 10 साल के लिए डिबेंचर्स होल्डर्स को होल्ड करके रखने होते हैं डिबेंचर्स को, और उसके बाद कंपनी अपने सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो इंशाल्लाह MCQ से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि काफ़ी सारे MCQ मुझे आपको और बताने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने जो निकाले थे कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के हवाले से वो इस वीडियो में कवर किए हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो आपके MCQs के ऊपर अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।